नमस्कार, मैं जितेंद्र एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा और मुझे पूरी उम्मीद ये भी है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर भी कर दिया होगा। शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, माइक्रो सर्विसेज, काफका, कुबरनेटीज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस पे आधारित है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर, जिसमें 4 लेयर होते हैं। पहला प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें कि कंट्रोलर आता है। सेकंड बिजनेस लेयर, जिसमें सारे बिजनेस के लॉजिक लिखे जाते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है परसिस्टेंस लेयर, जहां पे हम क्वेरी वगैरह लिखते हैं। और फोर्थ जो होता है वो हमारा डेटाबेस, जहां पे स्टोर होता है। कहने का मतलब है डेटाबेस लेयर, है ना। तो आज हम इसी का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे हम स्प्रिंग बूट में इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप देख ली। मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उस प्रोजेक्ट का नाम देंगे। मैंने नाम दे रहा हूं CRUD ऑपरेशन। यहां पे आप जावा सेलेक्ट रहने दें। यहां पे मैं ग्रुप में दे देता हूं JST। CRUD ऑपरेशन पैकेज नेम हो गया। यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ जावा 8, जार पे रहने दे। एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट करके रखेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम डिपेंडेंसी का चूज करेंगे। यहाँ पे मैं 4 डिपेंडेंसी का यूज करूंगा। पहला स्प्रिंग वेब, दूसरा स्प्रिंग डेटा JPA, तीसरा H2 डेटाबेस, फोर्थ एक लोम्बोक का यूज करूंगा। लोम्बोक यूज करने से ये होगा कि मुझे सेटर गेटर मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लोम्बोक का यूज करूंगा। तो हम एक एक करके ऐड कर लेते हैं। पहला वेब, स्प्रिंग वेब, दूसरा डेटाबेस H2 डेटाबेस। तो H2 मैंने डेटाबेस ले लिया। थर्ड में डेटा JPA, तो मैं डेटा JPA को भी ले लिया। फोर्थ मेरे पास लोम्बोक। मैं ये 4 डिपेंडेंसी को ले रहा हूं। इसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर दें। अब मैं उन 4 डिपेंडेंसी को वेरीफाई कर लेता हूं कि एक्चुअल में वो ऐड है या नहीं। उसे देखने के लिए हम pom.xml में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे कि स्टार्टर डेटा JPA एक डिपेंडेंसी हो गया। सेकेंड मेरे पास स्टार्टर वेब 2 डिपेंडेंसी हो गया। तीसरा मैंने H2 डेटाबेस को किया था और चौथा मैंने लोम्बोक को किया था। यानी कि मेरे डिपेंडेंसी सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जहां पे SRC, मेन और जावा ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है। जैसा कि हमने स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि इसमें 4 लेयर होते हैं। तो 1 बाय 1 यहाँ पे मैं क्रिएशन करूंगा। जैसे कि फर्स्ट लेयर में आते हैं, वो आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में एक्चुअली में कंट्रोलर होता है।
जो कि HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए होता है। तो उसके लिए हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आप उसे पैकेज भी कह सकते हैं। तो यहां पे मैं क्रिएट कर लेता हूं कंट्रोलर। सेकेंड जो हमारा लेयर होता है वो होता है बिजनेस लेयर, जिसे हम सर्विस लेयर भी कहते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूं, पैकेज क्रिएट कर लेता हूं, जिसका नाम देंगे हम सर्विस। और थर्ड जो लेयर होता है वो होता है हमारा परसिस्टेंस लेयर, जहां पे कि हम सारी क्वेरी वगैरह लिखते हैं, जो कि डेटाबेस से वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, डेटाबेस को मैनिपुलेट करने का काम करेगा एक्चुअली में। तो उसके लिए अभी हम एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, पैकेज क्रिएट कर लेंगे, जिसका नाम हम देंगे रेपोजिटरी। चौथा जो हमारा लेयर होता है वो होता है डेटाबेस, जो कि आप डेटाबेस आप तो इस प्रोजेक्ट में नहीं सेव कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स, और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में इन सारे डेटा को रखना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जैसे कि सर्वर का पोर्ट मैंने बतला दिया है 8081। अगर आप सर्वर का पोर्ट नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 8080 लेगा। यहाँ पे मैंने बता दिया है स्प्रिंग को कि S2 डेटाबेस के कंसोल को इनेबल कर दे, और जो मेरा डेटाबेस का जो डेटा सोर्स है उसका URL है JSD:/S2:, और ये पाथ आप ये देख रहे हैं ना, ये पाथ एक्चुअली में ये आपको बतला रहा है आपके होम का। जैसे आप विंडो यूज करते होंगे तो आप C यूजर में आप जाएंगे, फिर आपका जो भी नाम होगा वहां पे CRUD-DB करके एक डेटाबेस क्रिएट होगा। ये भी काफी बेटर है S2 डेटाबेस, टेस्टिंग के लिए अक्सर इसे यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने डेटा सोर्स का यूजर नेम कुछ नहीं दिया है, क्योंकि S2 डेटाबेस में कुछ भी नहीं होता है। किसी में होता है तो आप देख लेंगे कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। ये मैंने सेटिंग कर लिया। अब हम एक एक करके सारे कंट्रोलर को, रिपोजिटरी और सर्विस बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे। CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली लोग दो तरह के अप्रोच को अपनाते हैं। जैसा कि आप मेरा पिछला वीडियो में आप नोटिस किए होंगे कि दो अप्रोच, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि ये दो अप्रोच आप ये लेयर में देखें, आप देख रहे हैं दो अप्रोच, एक अप टू बॉटम की तरफ है और एक बॉटम टू अप की तरफ है। तो हम इसमें बॉटम टू अप का प्रयोग करेंगे ताकि ये आपके लिए सहूलियत हो। बॉटम टू अप अप्रोच कहने का मतलब है, यानी कि हम जो इंप्लीमेंटेशन करेंगे सबसे पहले डेटाबेस लेयर से बात करेंगे, फिर उसके बाद परसिस्टेंस लेयर जहां पे क्वेरी वगैरह लिखी होगी, थर्ड में हम जो जाएंगे वो सर्विस लेयर, कहने का मतलब है कि बिजनेस लेयर पे हम काम करेंगे। अब फोर्थ जो इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो हम करेंगे कंट्रोलर का। आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे डेटाबेस लेयर का इंप्लीमेंटेशन, कहने का मतलब है कि कनेक्शन जो इस्टेब्लिशमेंट करने का हम यहाँ पे कोड लिख चुके हैं अपने application.properties में। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे spring.jpa.showSQL is equal to true। इससे क्या होगा कि आप जब क्वेरी जो भी एग्जीक्यूट होगा वो आपके कंसोल पे के डिस्प्ले होगा। यानी कि फोर्थ लेयर कंप्लीट होने के बाद अब हम थर्ड लेयर का इंप्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड लेयर जो हमारा है वो है परसिस्टेंस लेयर, जहां पे कि क्वेरी वगैरह लिखी जाती है, यानी कि रेपोजिटरी फोल्डर। रेपोजिटरी यानी कि परसिस्टेंस लेयर इंप्लीमेंट करने से पहले हम एक मॉडल का क्रिएशन कर लेते हैं। तो मॉडल क्रिएशन एक्चुअली आपने ये देखा होगा
आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ाया बताया था आपको, उसमें देखिए एक मॉडल है, इस मॉडल को, और यहाँ पे एक ORM फ्रेमवर्क होता है जो कि इस मॉडल को डेटाबेस के टेबल के अनुसार उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट में सारा इनेबल होता है। स्प्रिंग ORM फ्रेमवर्क को इनेबल करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं है, बस मैं एक मॉडल को क्रिएट करूंगा। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं, उस फोल्डर का नाम देंगे हम मॉडल, यानी कि पैकेज, आप पैकेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैकेज बना लिया जिसका नाम मैंने दे दिया है मॉडल। इस मॉडल में क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप का एक क्लास हमें क्रिएट करना होगा। तो उस क्लास क्रिएट करने के लिए हम न्यू पे जाएंगे और एक नाम दे देंगे कोई भी, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट, ये मैंने एक क्लास बनाया है ना, और इसे यहां पे मैं एनोटेट कर दूंगा @entity, ठीक ना, इसे मैंने एंटिटी से एनोटेट कर दिया है। सेकेंड में हमने जो यूज किया था एक लोम्बोक को, जो कि यहाँ पे मैं अगर लोम्बोक का यूज करूंगा तो मुझे सेटर गेटर मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एनोटेट कर देंगे @data, ये लोम्बोक का पार्ट है। सेकेंड में मैं एनोटेट कर दूंगा इसे @no argument constructor, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद मैं एनोटेट करूंगा इसे ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। एक्चुअली नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जैसे आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे ना, आप इस तरीके का आप लिखते थे, जैसे पब्लिक प्रोडक्ट, और ये देख रहे हैं ना, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इस एनोटेशन से ये इसका क्रिएशन हो जाएगा। तो हमने जब एनोटेट कर दिया है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और एक ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहने का मतलब है जितना यहाँ पे फील्ड होगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इंटिटी जो है ये एक्चुअली काम करेगा डेटाबेस में टेबल का क्रिएशन करने का काम करेगा। यानी कि हमारा जो है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया है कि एक्चुअली में टेबल का नाम क्या होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट टाइप का एक टेबल क्रिएट करेगा। या फिर अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे टेबल यहाँ पे लिखूं और इसका नाम दे दूं नेम इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोडक्ट टेबल, तो क्या होगा कि डेटाबेस में जो क्रिएशन होगा वो क्रिएशन होगा प्रोडक्ट टेबल के नाम से, ठीक ना। अगर आप यहां पे नहीं देते हैं @table और नेम नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो जो आप जिस नाम से क्लास बनाए हैं उसी नाम से वो टेबल को क्रिएट कर देगा। अब हम सारे एक एक फील्ड को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि एक हम इंटीजर टाइप का आईडी फील्ड लेते हैं, ठीक ना। तो एक इंटीजर टाइप का मैंने प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही लेगा, लेकिन ये कन्वीनियंस के लिए हम लोग यहाँ पे प्राइवेट लिख देते हैं ताकि ये क्लियर हो कि एक्चुअली में जो मैंने डेटा का डिफाइन किया है वो है या नहीं, ठीक ना। यहाँ पे मैंने रैपर क्लास का यूज किया है इंटीजर, ठीक ना। ये इंटीजर अगर मान लिया जाए ना कि मैं अगर प्राइवेट इंट टाइप का अगर आईडी लिखा होता तो क्या होता ना कि ये जब वेब से आ रही होती और उसमें वैल्यू कुछ भी नहीं होता तो क्या करता, वो नल वैल्यू को वहां से सेंड करता, जिसके कारण से ये एरर आता। इसके कारण से हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप को नहीं लिया है।
और वहां पे मैंने यूज किया है रैपर क्लास, क्योंकि रैपर क्लास जो है एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इंटीजर में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो आप नल भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप प्रिमिटिव में नल स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इंटीजर टाइप का रैपर क्लास का यूज किया है। सेकेंड में हमने एक प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का एक नेम ले लेते हैं, है ना। फिर उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू होगी, डबल में एक हम प्राइस ले लेते हैं, बस इतना ही फील्ड रखते हैं, ज्यादा भी नहीं रखते हैं। अब क्या होता है कि इन सारे फील्डों में से आप किसी न किसी को एक प्राइमरी की बनाते हैं। तो प्राइमरी की बनाने के लिए आप उसे एनोटेट कर देंगे @id। आईडी से आप एनोटेट करने के बाद ये क्या हो गया, प्राइमरी की बन गया। आपका ये जो आईडी है ये प्राइमरी की बन गया। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मेरी जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो, यानी कि ये सारा चीज जो है वो डेटाबेस कंट्रोल करे, उसके लिए हम उसे एनोटेट कर देंगे जनरेटेड वैल्यू @जनरेटेड वैल्यू, और उसकी स्ट्रेटजी हम बता देंगे आइडेंटिटी टाइप की। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो बहुत सारे हैं इसमें आइडेंटिटी। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑटो भी होगा, एक आइडेंटिटी है, सीक्वेंस है, टेबल है, इन सारे आप स्टडी का यूज करेंगे। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा मॉडल का क्रिएशन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हुए रेपोजिटरी यानी कि परसिस्टेंस लेयर का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। परसिस्टेंस लेयर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें एक इंटरफेस क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे चूज कर लेंगे इंटरफेस, और उस इंटरफेस का एक नाम दे देंगे। जैसे कि इसे भी रख लेते हैं CRUD ऑपरेशन इंटरफेस। ठीक ना। और इसे एक्सटेंड कर देते हैं JPA रेपोजिटरी पे। ये देखें, ये JPA रेपोजिटरी जो होता है वो 2 आर्गुमेंट को होल्ड करता है। पहला जो होता है, जो मैंने मॉडल क्रिएट किया, जैसे कि मैंने product.java, ये जो देख रहे हैं ना प्रोडक्ट टाइप का ये मॉडल मैंने क्रिएट किया है, ये एक्चुअली यहाँ पे लिखना होगा CRUD operation.model.product, ये क्लास का मैंने लिख दिया है। और इस क्लास में जो हमारा प्राइमरी की होता है उसे लिखना होता है, यानी कि उसके टाइप को लिखना होता है। यानी कि जो हमारा ये प्राइमरी की जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर। मैंने आप लोगों से आर्किटेक्चर बनाते समय आपको ये बोला था कि यहाँ पे क्वेरी लिखी जाती है। तो जी हाँ, आप यहाँ पे क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं @query लिख करके, ठीक ना। इसका हम इस्तेमाल आगे की वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, क्योंकि CRUD ऑपरेशन करने के लिए ये जो JPA रेपोजिटरी आप देख रहे हैं ना, इसमें ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो हम उसी इंप्लीमेंटेशन का यूज करते हैं। और हाँ, आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे इसे @repository एनोटेट करना ना भूले। एक्चुअली अगर आप @repository से नहीं भी एनोटेट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट JPA रेपोजिटरी है ना, ये वाले से ले लेगा ये, ठीक ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे करें। अब क्या होता है कि रेपोजिटरी हमारा इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट होने के बाद यानी कि हम अपने अप लेयर पे और चलते हैं, जिसका नाम है सर्विस लेयर, जो कि यहाँ पे बिजनेस सारे लॉजिक लिखे जाते हैं बिजनेस लेयर में, है ना। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, जिसका नाम देंगे हम सर्विस, दे देते हैं CRUD सर्विस, और यहां पे इसे एनोटेट कर देते हैं @service। अब यहां पे हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं CRUD ऑपरेशन इंटरफेस टाइप का।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे CRUD ऑपरेशन इंटरफेस टाइप का यहाँ पे, या फिर आप एक रेपोजिटरी लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर रेपो, ताकि ये शॉर्ट अच्छा लगेगा देखने में, ठीक ना। और इसे हम एनोटेट कर देते हैं @ऑटोवायर्ड। एक्चुअली में ये ऑटोवायर्ड क्या करेगा, जैसे कि आप सिंपल सा क्लास जब क्रिएशन करते थे तो क्या करते थे, क्लास का टाइप देते थे और फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड से हम लोग उसे क्या करते थे, क्रिएट करते थे, है ना, CRUD इंटरफेस, ठीक ना। तो ये चीज क्रिएशन जो है ऑटोवायर ये खुद टेकल कर लेता है। ये आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने क्रिएट किया है वेरिएबल, जो कि जिसे हम एनोटेट किया है ऑटोवायर्ड से, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है इसका एक क्रिएशन होगा, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा और इसमें इंजेक्ट हो जाएगा रेपो में। यहाँ पे मैंने मेथड का यूज किया है, कहने का मतलब है मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, यानी कि C फॉर क्रिएट, यानी कि क्रिएट एक मेथड का यूज किया है जिसमें मैंने उस प्रोडक्ट को मैंने सेव कर दिया है। सेकंड आता है रीड करने के लिए कि कितने हमारे डेटाबेस में प्रोडक्ट सेव्ड हैं, उसका हमें लिस्ट चाहिए। तो एक लिस्ट टाइप का मैंने और बता दिया है कि मुझे मॉडल टाइप का प्रोडक्ट टाइप का एक लिस्ट चाहिए, उसमें सारा डेटा हमारा रिटर्न हो। यहाँ पे फाइंड ऑल। थर्ड में अपडेट करने के लिए, देखिए अपडेट करने का मतलब है वो डेटा अपडेट होता है, एक्चुअली डेटाबेस में तो सेव ही करते हैं, तो अपडेट के लिए भी सेम है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा कि आप जो ओरिजिनल डालेंगे वो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली में वहां होगा और उसे हम मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद उसे सेव करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे आया डिलीट का ऑप्शन, डिलीट में कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा क्योंकि मुझे तो डिलीट करना है, तो एक्चुअली में यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ठीक ना। अब हम ये हमारा परसिस्टेंस लेयर का क्रिएशन हो चुका। अब हम सबसे लास्ट यानी कि सबसे टॉप वाले लेयर पे चलते हैं जो है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्रिएशन करने से पहले आप एक चीज आप गौर करें कि देखिए जैसे मैंने यहाँ पे repo.save ये मेथड मैंने कहीं पे नहीं लिखा है ना। फाइंड ऑल, सेव, डिलीट, ये सारे मेथड जो हैं ये एक्चुअल में जेपीए रेपोजिटरी में ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेड है, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तो मैंने कहीं लिखा नहीं और ये पता नहीं कहां से आ गया। ये इसीलिए तो इसे बोलते हैं स्प्रिंग बूट। ये सारा जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ताकि हम अपने बिजनेस लेयर पे यानी कि बिजनेस लॉजिक पे ज्यादा ध्यान दे पाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सर्विस में मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इसका क्रिएशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और ये ऑटो वायर्ड खुद ब खुद टेकल कर लिया। तो आप ये सारे मेथड जो हैं ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एक क्लास का क्रिएट करेंगे जिसे नाम देंगे हम CRUD कंट्रोलर। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ये नाम दे दिया और इसे अनोटेट करेंगे। देखिए सर्विस और कंट्रोलर ये दोनों को अनोटेट करना एकदम मस्ट है। आप जब तक इसे नहीं अनोटेट करेंगे, जैसे CRUD में क्या था, सॉरी ये रेपोजिटरी में क्या था कि @ आप रेपोजिटरी अगर डिलीट भी कर देंगे तो वो ले लेगा बाय डिफॉल्ट जेपीए से, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे नहीं लेगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे @कंट्रोलर, आप @कंट्रोलर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर का, रेस्ट कंट्रोलर का हम यूज करेंगे कंट्रोलर की जगह पे। एक्चुअली कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर, जो कंट्रोलर है उससे ये इनहेरिट करके बना हुआ है। दोनों में कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर दोनों में डिफरेंस ये है कि रेस्ट कंट्रोलर
उसमें एक रेस्पॉन्स बॉडी एक्सटर्नल ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है रेस्ट कंट्रोलर, ठीक ना। जैसे कंट्रोलर जो हुआ उसमें रेस्पॉन्स बॉडी नहीं होती है, लेकिन रेस्ट कंट्रोलर में एक रेस्पॉन्स बॉडी एक्स्ट्रा होती है इसके अंदर, इसीलिए हम यहाँ पे एनोटेट कर दिए @रेस्ट कंट्रोलर, ठीक ना। यानी कि हम एपीआई के थ्रू काम करेंगे, एपीआई टाइप का आप देखेंगे जब बनेगा तो आप खुद ब खुद देख लेंगे। अब हम यहाँ पे एंड पॉइंट्स को एक्सपोज करेंगे। कहने का मतलब है जो आप HTTP रिक्वेस्ट जो सेंड करेंगे वो किस URL पे होगा। जैसे आप लिखते हैं ना HTTPS :// www.example.com/product, है ना। तो ये क्या है, URI है, तो उसे बोलते हैं एंड पॉइंट एक्सपोज, ठीक ना। तो अब हम एंड पॉइंट को एक्सपोज करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें लिखना होगा रिक्वेस्ट मैपिंग, और क्या करेंगे, उसकी एक वैल्यू देंगे, यानी कि ये हो गया, और यहां पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका URL है, एग्जांपल के लिए हम यहां पे ले लेते हैं, जैसे आपका URL कोड है, जैसे HTTPS jitindrasoftwaredeveloper.com/product, ये देख रहे हैं ना, एक एंड पॉइंट बना ना, एक एंड पॉइंट बना, ये URI/product, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, सॉरी यहां पे प्रोडक्ट हो, ठीक ना, प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा कि ये वाला कंट्रोलर कब काम करेगा, जब आप हिट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा बनेगा HTTP लोकल होस्ट 8081, क्योंकि मैंने सर्वर डिफाइन किया था वो 801 पे, है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा, यहाँ पे HTTPS हट जाएगा, ठीक ना। HTTPS भी रहेगा, HTTPS करेंगे तब HTTPS रहेगा, है ना। तो ये मैंने एक एक्सपोज कर दिया, यानी कि जब /product यानी कि 8081 और /product आएगा तो ये कंट्रोलर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक ना, ये कंट्रोलर से हैंडल होगा। अब इसमें हम क्या क्या किए हैं कि हमने जो सर्विस, जो अपना बिजनेस लॉजिक जो लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या क्या है, क्रिएट है और रीड का है, अपडेट का है और डिलीट का है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी कंट्रोलर में भी बता देंगे कि एक्चुअली आपको किससे करना है, किससे आपको इंटरफेस करना है। कहने का मतलब है कि आपको किससे इंटरेक्ट करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बिजनेस जो लेयर है उसका एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और उसे भी हम अनोटेट कर देंगे @AutoWired से, यानी कि AutoWired में हम लिखेंगे, AutoWired में यहाँ सर्विस टाइप का, यानी कि CRUD। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि @AutoWired प्राइवेट, हमने CRUD सर्विस टाइप का एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है और उसे AutoWired से अनोटेट कर दिया है। यानी कि अब हमें फिजिकली यानी कि मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है कि कैसे इसका क्रिएशन करना है और कैसे इसमें इंजेक्शन करना है, ये स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली सारा हैंडल कर लेगा। अब हम चलते हैं, CRUD ऑपरेशन में क्या था, पहला था C। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने @REST कंट्रोलर लगाया है, जो कि मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है कि कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग लिखा है और /product, यानी कि मैंने ये एक एंड पॉइंट को एक्सपोज किया है। रिक्वेस्ट मैपिंग कहने का मतलब है ये है कि यहाँ पे गेट मेथड, पुट मेथड और पोस्ट मेथड या फिर जितने भी HTTP मेथड है वो जब भी इस एंड पॉइंट पे हिट होंगे, कोई भी, चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, तो ये कंट्रोलर एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यूज किया @AutoWired का, और मैंने एक वेरिएबल यूज किया है किस टाइप का,
CRUD सर्विस टाइप का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है और इसे अनोटेट किया है @AutoWired से। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने CRUD सर्विस मैंने आपके सामने लिखा था, ठीक ना। इसमें CRUD ऑपरेशन में C में आता है जैसे कि पोस्ट मैपिंग, यानी कि पोस्ट मैपिंग कहने का मतलब है कि आप किसी डेटा को आप सर्वर पे पोस्ट कर रहे होते हैं, तो हम वहां पे पोस्ट मैपिंग का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग में क्या होता है कि सारे के सारे आ जाते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, जितने भी होते हैं HTTP मेथड्स वो सारे एक्सेप्ट होंगे। लेकिन पोस्ट मैपिंग कहने का मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे पोस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैंने एक URI कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि प्रोडक्ट स्लैश, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं दिया है। यानी कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे पोस्ट मैपिंग करेंगे, पोस्ट करेंगे कोई भी डेटा, तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। गेट मैपिंग में भी मैंने नहीं दिया है, क्योंकि पोस्ट मैपिंग और गेट मैपिंग दोनों डिफरेंट होता है। तो क्या होगा कि कंट्रोलर खुद ब खुद वो समझ जाएगा कि एक्चुअली कौन सा मेथड हिट करना है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग सारे मेथड को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद सर्च करेगा कि एक्चुअल में कौन सा मेथड को एग्जीक्यूट करना है हमें। पोस्ट मैपिंग मिलेगा तो पोस्ट मैपिंग का एग्जीक्यूट करेगा, गेट मैपिंग मिलेगा तो गेट मैपिंग को करेगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि रीड का भी मैंने लिख दिया है, पुट यानी कि अपडेट। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, पोस्ट और पुट ये दोनों में डिफरेंस होता है। पोस्ट में क्या होता है कि आप जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन फिर आप उसे रिफ्रेश करते हैं तो पोस्ट में क्या होता है कि फिर से उस ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है। लेकिन पुट में ऐसा नहीं होता है। पुट में आपने जो रिक्वेस्ट सेंड किया वो एक बार चला गया, मतलब कि एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद आप रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है कि वही ऑब्जेक्ट कॉपी होकर के सेंड हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि हर रिक्वेस्ट करते समय वो न्यू ऑब्जेक्ट का क्रिएशन नहीं करेगा। अगर वहां पे ऑब्जेक्ट बना होगा तो उसी को अपडेट कर देगा और अपडेट करने के बाद वो सेंड कर देगा। लेकिन पोस्ट मैपिंग में क्या होता है कि हर बार एक न्यू ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है और फिर सर्वर पे डेटा को पोस्ट कर देता है। तो पोस्ट में भी आपको मैंने बतला दिया, पोस्ट और पुट में भी मैंने आपको बतला दिया, पोस्ट मैपिंग मैंने बतला दिया। यहां पे मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया है आपको समझने के लिए, ताकि आप समझ सके। यहां पे मैंने एक्सपोज किया है एक /del। कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे पोस्ट मैपिंग तब वर्क करेगा जब आप http/localhost 8080 और ग्लोबल में मैंने क्या किया है डिफाइन प्रोडक्ट, उसके बाद फिर स्लैश करना होगा और स्लैश के बाद del। इसका मतलब ये हो गया प्रोडक्ट के अंदर में जो होगा एक URI वो होगा del, तब ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं कंपाइलर कहीं भी एरर नहीं दिखा रही है, इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही है, ठीक ना। अब इसे रन करने की जरूरत है और सारे एंड पॉइंट्स को चेक करने की जरूरत है। अब इसे रन करने के लिए आप Shift F10 दबाएं या फिर आप यहां पे देख सकते हैं एक ग्रीन कलर का एक आइकन दिख रहा है, उस पे आप क्लिक करें तो ये रन हो जाएगा। IntelliJ IDE कैसे इंस्टॉल करना है ये मैंने अपने दूसरे चैनल पे बतला दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। आप यहां पे देखें जो कि हमारा पोर्ट है 8081 HTTP और ये देखिए H2 कंसोल मेरा इनेबल हो गया है, डेटाबेस मेरा CRUDDB ये अवेलेबल है। अब ये चेक कर लेते हैं
कि हमने जो बनाया है वाकई में रन करता है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर में आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे टेबल का क्रिएशन अभी तक नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीजन है कि शायद मैंने प्रॉपर्टी फाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, मैंने प्रॉपर्टी फाइल पे मैंने एक चीज डिफाइन नहीं किया है, spring.jpa.hibernate.dll ऑटो में हम यहाँ पे अपडेट दे देंगे, ठीक ना। अब ये टेबल का क्रिएशन यहाँ पे हो जाएगा। आप इसे फिर से रीरन करते हैं, ठीक ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे SQL इज इक्वल टू ट्रू लगाया है, तो आई थिंक हमारा क्रिएट हो जाएगा और ये मेरा क्वेरी भी यहाँ पे दिखेगा कंसोल में। आप देख सकते हैं हमने जब रीरन किया तो क्या हुआ, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि @entity से मैंने एनोटेट किया है और कोई भी टेबल का नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो क्लास का नाम था वही टेबल क्रिएट हो चुका है। ये हमारा क्वेरी है। अब हम एंड पॉइंट चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में कुछ भी स्टोर नहीं है। एक्चुअल में ये कौन सा हुआ, बाय डिफॉल्ट HTTP मेथड जो होता है वो गेट को इन्वोक करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइबरनेट सेलेक्ट प्रोडक्ट है ना, सेलेक्ट हुआ है और मेरे डेटाबेस में कोई भी नहीं था, तो दे रहा एम्प्टी एरे दे रहा है ना। अब हम पहला जो मेथड है, पहला जो CRUD ऑपरेशन का है क्रिएट, ये हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आप, तो ये देखिए मैंने पोस्टमैन एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली ये क्रोम में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, पोस्टमैन एक्सटेंशन फॉर क्रोम आप कर सकते हैं। ये देखिए इस एक्सटेंशन से हम टेस्टिंग करेंगे। तो पहला हमारा जो मेथड था वो था क्रिएट। आप देख सकते हैं कि हमारा एक एंड पॉइंट जो लोकल होस्ट 80801 ये मैंने लिखा है /प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे बॉडी सेलेक्ट करेंगे पोस्टमैन में और रा चूज करेंगे। रा डेटा हम यहाँ से सेंड करेंगे जेसन टाइप का, तो हम यहाँ पे जेसन को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होंगे लेकिन हम जेसन एप्लीकेशन को करेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ से डेटा सेंड करेंगे जेसन टाइप का। हमारा क्या था मॉडल में हम देख लेते हैं product.java में पहला था इंटीजर टाइप का आईडी जो कि मुझे क्रिएट नहीं करना है, ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। हम एक नेम डालेंगे और एक प्राइस डालेंगे। मैंने पहला दे दिया है आईफोन, ठीक ना। प्राइस इज इक्वल टू जो भी है ना। अब इसे सेंड पर यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, पहला पोस्ट है क्योंकि क्रिएट जो मेथड है कंट्रोलर में आप देखेंगे, कंट्रोलर जो है वो पोस्ट मैपिंग है, ठीक ना। तो आप इसका ध्यान जरूर रखेंगे, पोस्ट मैपिंग में ये चीज। अब यहाँ आप सेंड पे क्लिक करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो एंड पॉइंट है वो एक्चुअली में टेस्टेड हो चुका है, लेकिन कहने का मतलब है कि आईडी 1 तो हो गई, लेकिन यहाँ पे नेम इज इक्वल टू नल हो गया और प्राइस इज इक्वल टू 00 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने कंट्रोलर में नहीं बतलाया कि एक्चुअल में मुझे क्या वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। मैंने तो ये बताया ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे उसकी वैल्यू नल हो गई और आईडी 1 इसलिए आई क्योंकि वो डेटाबेस में ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ। तो इसे बतलाने के लिए जो हमने डेटा वहां से सेंड किया है उसे बतलाने के लिए हमें यहाँ पे @
रिक्वेस्ट बॉडी अनोटेशन का यूज करना होगा। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पे अब नल नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, नेम इज इक्वल टू नल और प्राइस इज इक्वल टू नल, है ना, तो ये चीज नहीं लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा दे देते हैं, इसका भी यूज करेंगे जब अपडेट करेंगे ना, तब भी इसका यूज करेंगे। आईफोन की जगह पे लिख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, या टेबल एंड 10,000। अब इसे रीरन करना होगा। आप एक बार इसे रीरन कर ले। अब आप देखिए, मैं ये दूसरा अपने टेबल में इंसर्ट करने जा रहा हूं, जो कि टेबल है वो 10,000 मैंने डाल दिया है, और इसे सेंड करते हैं। अब देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो गया। इस बार नल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया, है ना। अब हम चेक कर लेते हैं गेट मैपिंग, क्योंकि गेट में मैंने सारे वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए लिखा है। यहां पे आप देखें ये मेथड गेट मैपिंग रीड, ये एग्जीक्यूट होगा। लोकल होस्ट प्रोडक्ट, ये देखिए मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं। पहला जो मैंने हिट किया था वो एरर हो गया था, जिसके कारण से नल और प्राइस, क्योंकि मैंने मिस कर दिया था वहां पे रिक्वेस्ट मैपिंग। सेकंड में आप देख रहे हैं ये आईडी 2 है, और टेबल सारा कंटेंट आप देख रहे, आपको दिख रहा है। अब हम थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। थर्ड हमारा इन पॉइंट था पुट मैपिंग। थर्ड में है पुट मैपिंग, यानी कि ये वाला। अब यहां पे भी देखिए हमने एक चीज और गलती कर दी, यहां पे भी रिक्वेस्ट बॉडी होना चाहिए। तो यहां पे इसे सिंपली कॉपी और पेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट बॉडी, और यहां पे भी आप रिक्वेस्ट बॉडी कर सकते। ये मैंने कर लिया पुट, और एक आईडी जो पहली वाली आईडी है उसको मैं कॉपी कर लेता हूं। आईडी इज इक्वल टू 1। अब मैं यहां पे देता हूं जहां पे नल है आईफोन, और इसकी प्राइस मैं बता देता हूं 1,20,000। अब इसे मैं सेंड करता हूं, ये अपडेट हो जाएगा। ये देखिए आईडी 1 आईफोन। अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं। तो गेट से मैं सारा पुल कर सकता हूं कि अपडेट हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि अपडेट हो चुका है मेरा। यहाँ पे आईफोन, नल की जगह पे आईफोन, और प्राइस की जगह पे 1,20,000। आप यहाँ पे क्वेरी भी देख सकते हैं। एक्चुअली में क्वेरी मैंने यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने ऑब्जेक्ट वहां से सेंड किया, पहले उसे सेलेक्ट किया, ठीक ना, और उस आईडी से फिर उसके बाद ये सेट किया नेम, प्राइस और आईडी से, तब फिर उसे अपडेट कर दिया। अब डेटाबेस चेक करने के लिए आप लिखेंगे लोकल होस्ट 8081h2 कंसोल। आप अपने ब्राउजर में ये चीज लिखेंगे और फिर एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा जो डेटाबेस है JDBC H2, और ये CRADDB है। इसे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। अब इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में कौन कौन से डेटा अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन 1,20,000, टेबल 10,000 है। अब मैं इसमें से डिलीट करना चाहता हूं। जैसे मान लिया जाए ना कि फर्स्ट आईडी वाली जो है वो मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो डिलीट के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, डिलीट के लिए एंड पॉइंट जो है product/del है ना। तो इसे हम एक्सेस करेंगे
यहाँ पे स्लैश डील लिखेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे पोस्ट, क्योंकि हमारा जो है रिक्वेस्ट मैपिंग टाइप है वो पोस्ट है। अब इसे सेंड कर देंगे। 1 मिनट, बॉडी में अच्छा 1 को ही हमको डिलीट करना है। अब इसे सेंड कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डिलीट सक्सेसफुल हो गया। अब हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ID 1 वाली जो है वो डिलीट हो चुकी है। इन सारे प्रोग्राम का सोर्स कोड मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप हमारा वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है, कहने का मतलब है कि आपका और हमारा, मेरा, है ना। तो आप इसे यूज करें। वहां पे आप क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं। मैंने सारे चीज बनाए हैं, आप प्लीज जाकर के देख लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी।